So intertextuality is a very important term. It is a term given by a Bulgarian critic called as Julia Kristeva. Okay, Julia Kristeva gave this term intertextuality, a very important term. Julia Kristeva, okay, gave this term, and the word intertextuality, what does it means? It means the, you can say, relation between the text. In a very simple language, it means relation between the texts. Inter means between, and we know textuality, it means relation between the text. So as we know that we are preparing this topic for our lecturer level, so this is the basic definition. Let us first of all look at the origin of the word. Now when we study the origin of the words, what do we call it? Study of the origin of words, etymology. क्या कहते हैं? Etymology. सारे बच्चे पहले तो यही नोट कर लेंगे. What do you mean by the word etymology? इटिमोलॉजी जनरल वर्ड दे रहा हूं, इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ द ओरिजिन ऑफ वर्ड्स. शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई, अगर उसका अध्ययन हम करें तो उसको इटिमोलॉजी कहते हैं. इसी से एक मिलता जुलता टर्म है साथियों, फिलोलॉजी. दोनों वर्ड्स पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम्स में. फिलोलॉजी, फिलोलॉजी इज द हिस्टोरिकल एनालिसिस ऑफ अ वर्ड. जब हम किसी वर्ड का हिस्टोरिकल एनालिसिस करते हैं तो उसको हम फिलोलॉजी कहते हैं साथियों. फिलोलॉजी जो है फिलोलॉजिकल, इससे साथ साथ दो क्वेश्चन और बनेंगे फिर, कि फिलोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन 19th सेंचुरी में थी. क्या थी? फिलोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन. स्पेलिंग देख लेंगे, PHILO, दो बार LO है. तो फिलोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन, TSL लिख दे रहा हूं मैं शॉर्ट में. ये कहां पर थी? लंदन में थी 19th सेंचुरी में. ये किस मॉडर्न डिक्शनरी का आधार मानी जाती है? Philological Society of London is considered as the base organization for Oxford English Dictionary, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? OED. पूरी क्लास नोट कर लेगी, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाएगा लैंग्वेज से. ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी इज मेड, और इस ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी को बनाने वाली पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, क्या बोला मैंने? फिलोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन. पूरा नहीं लिखा है मैंने, रिकॉर्डिंग में भी बोल दिया है, ठीक है. दिस ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स मेंबर्स लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ मॉडर्न ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी, इन शॉर्ट कॉल्ड एज OED. और ये जो मॉडर्न ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी कब आई थी? जो बेस्ट एडिशन माना जाता है 1933 का माना जाता है. 1933 का बेस एडिशन माना जाता है, यानी कि इसके बाद फिर ये रिवाइज होती रही. लेकिन जो बेस एडिशन है ये, क्योंकि कई बार रिवाइज हुई है, लेकिन इस एडिशन को स्टैंडर्ड एडिशन भी लिख सकते हैं आप. स्टैंडर्ड एडिशन ऑफ ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी ऑफ 1933. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है. एक होमवर्क दे दे रहा हूं मैं. ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के फाउंडेशनल लेक्सिकोग्राफर्स में से कौन से दो लेक्सिकोग्राफर थे जिनको क्या मिला? जिनको की ऑर्डर ऑफ मेरिट मिला है, ये आपको ढूंढना है. टू लेक्सिकोग्राफर्स हु वर अवॉर्डेड एज OM, ऑर्डर ऑफ मेरिट. ब्रिटेन का सबसे बड़ा अवार्ड होता है, सिविलियन अवार्ड, ऑर्डर ऑफ मेरिट, ठीक है. रिकॉर्डिंग में देख लेना. दो लेक्सिकोग्राफर्स आपको ढूंढ के लिख लेना है, क्वेश्चन बन सकता है. मैं इस पे डिटेल नहीं जा रहा. तो साथियों मैं शुरू करता हूँ इंटरटेक्सुअलिटी पे. तो जूलिया क्रिस्टीवा, अ बुल्गारियन क्रिटिक. अगेन द कंट्री नेम इज इंपॉर्टेंट. बुल्गारिया की हैं जूलिया क्रिस्टीवा. फ्रेंच स्पीकिंग है बट बुल्गारिया से आती हैं. और इन्होंने ये इंटरटेक्सुअलिटी जो टर्म दिया है, इसका बेसिक मतलब है रिलेशन बिटवीन द टेक्स्ट. अब हम देखते हैं कि ये जो इंटरटेक्सुअलिटी इन्होंने कौन से वर्क में दिया. बहुत रिसर्च के बाद मुझे मिला ये वर्क, तो नोट करेंगे इस वर्क का नाम. 1966 में इन्होंने एक वर्क लिखा था, ठीक है, जिसका नाम था वर्ड डायलॉग एंड नॉवल. दो एसेज हैं ये, दोनों एक साथ छपे हैं, अलग मतलब एक ही ईयर में छपे हैं, रादर एक साथ तो नहीं. एक है वर्ड डायलॉग एंड नॉवल, और दूसरा है ये, हाँ, एक इसमें द बाउंडेड टेक्स्ट दिखा रहा है 1967 में.
ठीक है, एक है द बाउंडेड टेक्स्ट 1967। तीन वर्क बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। एक तो वर्ड डायलॉग एंड नॉवल 1966, ठीक है, और फिर मैंने बताया द बाउंडेड टेक्स्ट 1967। इन दोनों वर्क्स में, खासकर ये वाले वर्क में, इन्होंने ये टर्म इंटरटेक्सुअलिटी कॉइन किया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ऐसे है ये एक, ठीक है, वर्ड डायलॉग एंड नॉवल। और इसके बाद बाउंडेड टेक्स्ट में भी इन्होंने इस टर्म को बार बार यूज किया। और एक तीसरा वर्क है जो कि इनका बहुत फेमस है, द रिवॉल्यूशंस इन पोएटिक लैंग्वेज 1974। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क माना जाता है ये, और कई थिंकर्स ने इस वर्क को इनका मास्टरपीस बताया, द रिवॉल्यूशंस इन पोएटिक लैंग्वेज बाय जूलिया क्रिस्टीवा। ओके, जो कि इन्होंने दिया है 1974 में ये वर्क है, ठीक है। इसमें इन्होंने दो तीन तरह के टर्म कॉइन किए ना, कोरा, सिंबल, साइन, ये सब वर्ड्स इन्होंने इसी में कॉइन किए। क्वेश्चन आएगा नेट में, रिवॉल्यूशंस इन पोएटिक लैंग्वेज में कोरा वर्ड कॉइन किया, CHORA, कोरा, ठीक है। और साइन और सिंबल, ठीक है, मिरर इमेज, ये सब चीजें इन्होंने इसमें कॉइन करी। कौन से वर्क में? रिवॉल्यूशंस इन पोएटिक लैंग्वेज में, ठीक है। और अब यहाँ पर आते हैं, कोरा लिख लेना, CHORA, कोरा, और सिंबल, ठीक है, मिरर, मिरर लैंग्वेज, और साइन, SIGN, साइन, ठीक है। अब यहाँ पर देखना, मैंने जूलिया क्रिस्टीवा को एक बार बताया था आप लोगों को याद करने के लिए। क्या बताया था? जूलिया क्रिस्टीवा तीन चीजों का मिक्सचर है, ठीक है। तीन थियरीज को मिला लो, जूलिया क्रिस्टीवा बन जाएगी। एक तो आपका है फेमिनिज्म, सबसे पहले तो है फेमिनिज्म, फेमिनिस्टिक, फेमिनिस्ट है ये, जूलिया क्रिस्टीवा फेमिनिस्ट है, ठीक है। उसके बाद दूसरा साइको एनालिसिस, ठीक है, साइको एनालिसिस। और तीसरा डी कंस्ट्रक्शन। इन तीन थियरीज को मिला लो। ये ऐसे नोट्स बना रहा हूँ, नहीं तो आपको ढूंढने में ही 2 घंटे लग जाएंगे, 2 दिन लग जाएंगे, समझ में नहीं आएगा जूलिया क्रिस्टीवा, ठीक है। तो इन तीनों का एक कॉम्बिनेशन है जूलिया क्रिस्टीवा, फेमिनिज्म, साइको एनालिसिस और डीकंस्ट्रक्शन। अब यही डायग्राम से बनाते रहूंगा, पूरा लेक्चर देखते रहना, ठीक है। नहीं तो ये लेक्चरर का टॉपिक डिफिकल्ट है, मैंने पहले ही बता दिया है, नहीं तो नहीं आएगा समझ में। तो मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना। तो फेमिनिज्म तो आपको पता ही है। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई व्हाट इज फेमिनिज्म इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, यू विल से सर इट इज अ पॉलिटिकल थियरी, इट इज अ पॉलिटिकल थियरी, ठीक है, कॉजिंग फॉर द राइट्स और आस्किंग फॉर द राइट्स ऑफ वुमेन, ठीक है। इसमें माना जाता है कि वुमेन आर एक्सप्लॉइटेड, और उनके इक्वल राइट्स की जिसमें बात की जाए वो फेमिनिज्म है। तो ये पॉलिटिकल थियरी है। अब साइको एनालिसिस में, यहाँ पर ध्यान देगी पूरी क्लास, साइको एनालिसिस में ये किन की फिलॉसफी से इन्फ्लुएंस्ड है? ऑफ कोर्स ये है फ्राइड की फिलॉसफी से इन्फ्लुएंस है। सिगमंड फ्राइड, फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, सिगमंड फ्राइड, FREUD। फ्राइड कहाँ के हैं? कौन सी कंट्री के हैं? ऑस्ट्रियन स्विस, ठीक है। ऑस्ट्रियन भी हैं, स्विस भी हैं, क्योंकि उस समय एक ही रिपब्लिक में थे। तो ऑस्ट्रियन स्विस नेशनैलिटी के सिगमंड फ्राइड, जिनका वर्क है इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, जिन्होंने कौन सा टर्म दिया? इडिपस कॉम्प्लेक्स। मेन तो यही है सिगमंड फ्राइड का टर्म, इडिपस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो अगर हम इसमें आगे बढ़े तो सिगमंड फ्राइड के ही एक टर्म को ध्यान से देखना। अब ये क्वेश्चन बनेगा लेक्चरर में कि जूलिया क्रिस्टीवा ने इंटरटेक्सुअलिटी के लिए कौन सा दूसरा टर्म बोला था, ठीक है। रिसर्च के बाद बता रहा हूँ, ट्रांसपोजिशन, और ये टर्म फ्राइड से लिया था उन्होंने। ट्रांसपोजिशन ऑफ टेक्स्ट भी बोला उन्होंने इसको। ट्रांसपोजिशन नोट कर लेना, TRANSPOSITION। ट्रांसपोजिशन इज अ टर्म विच इज एन ऑल्टरनेट टर्म, ये भी लिख लेना, ऑल्टरनेट टर्म या सिनोनिम फॉर इंटरटेक्सुअलिटी। द टर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम फ्राइड। ठीक हो गया, यहां तक का क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं, फिर इसी डायग्राम को हम ड्रॉ करते रहेंगे। तो हमने देखा यहाँ पर साथियों की जो जूलिया क्रिस्टीवा है, ये तीन थियरीज का मिक्सचर है, फेमिनिज्म, साइको एनालिसिस और डीकंस्ट्रक्शन। अब बहुत सरल भाषा में लेक्चरर लेवल के लेवल पर बता रहा हूँ। फेमिनिज्म मैंने बता दिया, फेमिनिज्म इज अ पॉलिटिकल थियरी आस्किंग फॉर द इक्वल राइट्स ऑफ वुमेन। साइको एनालिसिस, ध्यान देना, ध्यान से सुनना, लिखना नहीं है, सुनना ध्यान से।
साइको एनालिसिस किस पर फोकस करता है? अनकॉन्शियस पर। साइको एनालिसिस कहता है कि बिटवीन द कॉन्शियस एंड द अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस इज द किंग। ठीक है, तो साइको एनालिसिस अनकॉन्शियस एलिमेंट्स ऑफ द माइंड को प्रायोरिटी देता है और उसी को सुप्रीम मानता है। ये कहता है कि जो हमारे अनकॉन्शियस एस्पेक्ट ऑफ माइंड है वही हमें लीड करते हैं। दिखता है तो हम कॉन्शियसली, हम दिखते हैं कि कॉन्शियसली एफर्ट कर रहे हैं हम बोलने का या हमारे विल का यूज कर रहे हैं हम, लेकिन साइको एनालिसिस ये क्लेम करती है कि हम एक्चुअली वी आर द बंडल ऑफ अवर अनकॉन्शियस एलिमेंट्स। ठीक है, इसी में फ्राइडियन स्लिप आ जाता है, जिसमें सिगमंड फ्राइड ने फेमसली कहा था कि जो स्लिप ऑफ द टंग, हमारे मुंह से कभी कभी कोई शब्द निकल जाते हैं, सिगमंड फ्राइड कहता है कि वो ऐसा नहीं है कि आपके मुंह से अचानक ही अनायास ही निकले। सिगमंड फ्राइड ये कहता है कि वो आपके अनकॉन्शियस में बरी हैं, दबे हुए थे, तभी वो वर्ड्स निकले। तो साइको एनालिसिस बार बार दिमाग के अनकॉन्शियस एलिमेंट को प्रायोरिटी पर लेता है, बस इतनी बात। कॉन्शियस को नहीं लेता। ये कहता है कॉन्शियस जो हम दिखते हैं एक्चुअली हम है नहीं वो, हम एक्चुअली जो हम नहीं दिखते वो हम हैं। तो इसीलिए अनकॉन्शियस की एलिमेंट्स को जूलिया क्रिस्टिवा भी अपने टेक्स्ट में हाईलाइट करती हैं। जूलिया क्रिस्टिवा कहती हैं कि जो टेक्स्ट के हिडन एलिमेंट्स हैं, पैरेडी है, पैस्टिश है, ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स ही टेक्स्ट की मेन जान है, टेक्स्ट के मेन एलिमेंट्स हैं। ठीक है, डीकंस्ट्रक्शन हमें पता ही है साथियों, रीडिंग अगेंस्ट द टेक्स्ट। डीकंस्ट्रक्शन हम जानते हैं कि रीडिंग अगेंस्ट द टेक्स्ट, जब टेक्स्ट के जो हिडन मीनिंग है उनको हम हाईलाइट करें, उनको हम फोरग्राउंड करें। जो टेक्स्ट, ये बार बार अपने दिमाग में घुसा लो, ये डीकंस्ट्रक्शन की थियरी, ग्रेटेस्ट थियरी ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड कही गई है, रीडिंग अगेंस्ट द टेक्स्ट, डीकंस्ट्रक्शन, जेक्स डेरिडा की। ठीक है, क्यों हम ऐसा करते हैं ये एक फिलोसफिकल क्वेश्चन है, उस पर मैं बाद में जाऊंगा, लेकिन अभी क्या है ये समझ लेते हैं। डीकंस्ट्रक्शन इज डिकोडिंग द टेक्स्ट एंड giving priority to those meanings which are the hidden meanings, reading against the text। ठीक है, इसी में फिर अपोरिया पूछा गया था इस बार पेपर में, बहुत लगातार पूछा जा रहा है अपोरिया, टेक्सचुअल नॉट, ऐसा पॉइंट जहां पर टेक्स्ट अपनी ही बात को काटने लग जाए, एक गांठ बन जाए, नॉट, KNOT वाला नॉट। ठीक है, तो टेक्सचुअल नॉट, एपोरिया एक वर्ड दिया था डेरिडा ने। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ रहा है। डीकंस्ट्रक्शन आपकी थियरी भी है, ये मतलब टर्म भी है आपके लेक्चरर सिलेबस में उत्तराखंड में। तो एपोरिया इज अ टेक्सचुअल नॉट। ठीक है, टेक्स्ट जहां पर उलझ जाए, खुद ही में स्वयं में उलझ जाए, अनडिसाइडेबिलिटी, अ टेक्स्ट, अ पॉइंट ऑफ अनडिसाइडेबिलिटी इज कॉल्ड एज एन अपोरिया। ठीक है, तो इन तीन थियरीज को बना के कौन बनता है, हम देखते हैं कि जूलिया क्रिस्टिवा की थिंकिंग या थियरी बनती है। ठीक, तो हम आगे आते हैं साथियों। तो अगर हम इसमें बात करें कि थोड़ा फोन साइलेंट कर लिया करें, रिकॉर्डिंग में आ जाता है। सीरियसनेस के साथ सब लोग बैठेंगे और बिल्कुल टाइम पर आना है, लेट होने में यहाँ पर फिर सारी चीजें डिस्टर्ब होती हैं, रिक्वेस्ट है मेरी। ठीक है, तो हम लोग इसमें देख रहे हैं कि जूलिया क्रिस्टिवा के बारे में मैं देख रहा हूँ। तो जूलिया क्रिस्टिवा में एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, कि जूलिया क्रिस्टिवा इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, अभी तो मैंने एक फ्राइड बता दिया, ठीक है, सारे बच्चों ने लिख लिया होगा, फ्राइड की थियरी को उन्होंने एब्जॉर्ब किया है। फिर एक मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनका नाम ये बार बार लेती है, मिखाइल बाख्तीन, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बाख्तीन के थ्रू मैं और सारी थियरीज को भी खींचूंगा। ठीक है, तो बाख्तीन के थ्रू हम लोग और थियरीज पे भी बात करेंगे। तो बाख्तीन पर देखते हैं साथियों, सबसे पहले तो बाख्तीन कौन है, ये रशियन फॉर्मलिस्ट हैं, रशियन फॉर्मलिस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा ये बाख्तीन के बारे में, रशियन फॉर्मलिस्ट हैं। और मैंने क्या बताया, ये टर्म इनके साथ साथ ही लिखते रहना। बाख्तीन ने दो कॉन्सेप्ट दिए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको जूलिया क्रिस्टिवा के टॉपिक के अंदर भी पूछा जा सकता है, नोट करते रहे मेरे साथ साथ, बहुत सारे टॉपिक्स हैं ये। डायलॉजिक क्रिटिसिज्म, तीन टर्म दे रहा हूं मैं, पॉलीफोनी और हेट्रोग्लोसिया, कैपिटल में लिखेंगे, तीनों टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। हेट्रोग्लोसिया, एक्चुअली जो आपको ये टॉपिक दिया है इंटरटेक्सुअलिटी, इसके थ्रू ये इससे पूछ लेगा। ठीक है, ये तीनों टर्म बाख्तीन ने दिए हैं जो कि रशियन फॉर्मलिस्ट हैं। ठीक, और बाख्तीन के ये तीनों टर्म्स फटाफट नोट करेंगे, डायलॉजिक क्रिटिसिज्म, पॉलीफोनी और हेट्रोग्लोसिया।
अब क्योंकि लेक्चर मुझे समेटना है 1 घंटे में, इसलिए अभी कोई बीच में बोलेगा नहीं, मैं पहले बता दे रहा हूँ, रिकॉर्डिंग डिस्टर्ब होती है। क्वेश्चंस होंगे, लिख लेना, बाद में बोल दूंगा मैं क्लास के बाद, ठीक है? कोई भी क्रॉस नहीं करेगा, क्योंकि मेरा फ्लो गड़बड़ाएगा। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत डिस्टर्ब हो जा रहा है इस टॉपिक में अगर मैं बीच में रुकूंगा तो, ठीक? तो मैंने बताया कि बाख्तीन का रशियन फॉर्मुलिज्म थियरी से आते हैं, और ये 3 टॉपिक मैंने बताया, डायलॉजिक क्रिटिसिज्म, पॉलीफोनी और हेट्रोग्लोसिया। अब यहाँ पर ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन कैसे बनते हैं। डायलॉजिक क्रिटिसिज्म जो थियरी दी है बाख्तीन ने, वो दो दो चीजों पर दी है। जैसे जैसे बनाते जा रहा हूँ वैसे वैसे लिखते जाओ बस। एक एपिक्स पर दी है और एक नॉवेल्स पर। मेनली ये थियरी जो है ये नॉवेल्स पर लगती है और पोइट्री में नहीं लगती, खाली एपिक्स में लगती है, एपिक्स और नॉवेल्स में लगती है डायलॉजिक क्रिटिसिज्म, ठीक है? बाख्तीन का है ये। अब बाख्तीन डायलॉजिक क्रिटिसिज्म में क्या कहते हैं, ध्यान से सुनना। बाख्तीन 2 लेजेंडरी रशियन नॉवेलिस्ट को कंपेयर करते हैं। एक तो है इसमें डोस्टोयेव्स्की और एक है टॉलस्टॉय। ध्यान से सुनना, डोस्टोयेव्स्की और टॉलस्टॉय को कंपेयर करते हैं, और फिर बाख्तीन ये कहते हैं कि डोस्टोयेव्स्की के जो नॉवेल्स हैं उसमें जो कैरेक्टर्स हैं उनको इक्वल वॉइसेस हैं, मतलब वो अपनी बात को कहने का राइट रखते हैं। डोस्टोयेव्स्की के नॉवेल्स में जो कैरेक्टर्स हैं वो इनको इक्वल स्पेस मिला है, मतलब वो अपनी बातचीत को कहने की उनको स्पेस दिया गया है, कैरेक्टर अपनी बात को कह सकते हैं। किसके नॉवेल्स में? डोस्टोयेव्स्की के नॉवेल्स में। और टॉलस्टॉय के नॉवेल्स में वो कहते हैं कि टॉलस्टॉय अपनी इंटरप्रिटेशन कर देते हैं कैरेक्टर्स की, जिसकी वजह से कैरेक्टर न्यूट्रल वॉइस में अपनी बात को नहीं कह पाते। तो डायलॉजिक क्रिटिसिज्म क्या कहता है? डायलॉजिक क्रिटिसिज्म ये कहता है गिविंग पॉलीफोनी टू द कैरेक्टर्स। पॉली मीन्स मल्टीपल वॉइसेस एंड फोनी मीन्स वॉइस। सो यानी कि डायलॉजिक, अब यहां से फिर मैं जूलिया क्रिस्टेवा में भी जा रहा हूं, लिख लेंगे हम, समझ लेना पहले। डायलॉजिक क्रिटिसिज्म और पॉलीफोनी ये आर्ग्यू करता है कि कैरेक्टर्स, नॉवेल्स के अंदर जो कैरेक्टर्स हैं उनकी मल्टीपल वॉइसेस को इनकरेज करना चाहिए, और मल्टीपल जितनी वॉइसेस होंगी उतना ज्यादा कैरेक्टर क्या होंगे, अपनी बात को कहने का एक अंदाज रख पाएंगे। और इसी बात को बेस बनाकर जूलिया क्रिस्टीवा अपने इंटरटेक्सुअलिटी में कहती है कि कोई भी टेक्स्ट जो लिटरेचर में लिखा गया है, इससे मतलब नहीं है कि आप क्या पढ़ रहे हैं, वो कह रही है, वो दावा करती हैं कि कोई भी टेक्स्ट लिटरेचर में वो सेपरेटली नहीं पढ़ा जा सकता। हर टेक्स्ट लिटरेचर में क्या है, इट हैज अ रिलेशन टू अदर टेक्स्ट, एंड दैट इज व्हाट इंटरटेक्सुअलिटी इज ऑल अबाउट। इंटरटेक्सुअलिटी में वो दावा करती है कि कोई भी टेक्स्ट सेपरेटली नहीं समझा जा सकता है, हर टेक्स्ट को समझने के लिए कंटेक्स्ट चाहिए, कंटेक्स्ट को समझने के लिए आपको टेक्स्ट से बाहर जाना पड़ेगा, और जब टेक्स्ट से बाहर जाना पड़ेगा तब वो कहती है कि बाख्तीन की बात बिल्कुल सही है, क्योंकि बाख्तीन अपने नॉवेल्स में ये आर्ग्यू करते हैं डोस्टोयेव्स्की के वर्क्स में कि उन्होंने हर कैरेक्टर को अपनी इंडिविजुअल वॉइस दी है कि वो नॉवल में आकर अपनी बात को कह सके। समझ में आया इतना? ठीक है ना? तो यानी कि हम डेमोक्रेटिक, एक क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा इसमें से डेमोक्रेटिक क्रिटिक है, तो डेमोक्रेसी की बात करता है, हर कैरेक्टर को अपनी वॉइस रखने का अधिकार है, अकॉर्डिंग टू डायलॉजिक क्रिटिसिज्म, अकॉर्डिंग टू पॉलीफोनी। क्लियर? और इसी बात को बेस बना के जूलिया क्रिस्टीवा कहती है क्योंकि हर कैरेक्टर को अपनी बात रखने का अधिकार है, इसीलिए हर टेक्स्ट अपने आप में इंडिविजुअल नहीं है, ऑथर की इंटेंशंस नहीं है, बल्कि हर टेक्स्ट अपने आप में क्या है, इट इज एक्चुअली अ रिलेशन बिटवीन द डिफरेंट टेक्स्ट्स। ठीक है, इतना लिख लेते हैं पहले, अब फिर उसके बाद आगे का देखेंगे। तो लिखें, जल्दी से लिखते हैं, डायलॉजिक क्रिटिसिज्म, पॉलीफोनी लिखेंगे। इन दिस वर्क इन 1929, कब लिखा था ये हेडिंग डाल देना, डायलॉजिक क्रिटिसिज्म, इसके अंदर लिखना इन दिस वर्क इन 1929, इन दिस वर्क इन 1929 बाय बाख्तीन, थोड़ा जल्दी जल्दी, इन दिस वर्क इन 1929 बाय बाख्तीन, टाइटल्ड एज, वर्क का नाम क्या था लिखें, डोस्टोयेव्स्की एंड हिज पॉलिटिक्स, टाइटल्ड एज डोस्टोयेव्स्की and his politics in 1929 by Bakhtin, titled as Dostoevsky and his politics. Bakhtin
compares between Dostoevsky and Tolstoy. Hence she claims that there is no creative original text. Underline. वो दावा करती है कि देयर इज नो क्रिएटिव ओरिजिनल टेक्स्ट, कोई भी क्रिएटिव ओरिजिनल टेक्स्ट हो ही नहीं सकता। फुल स्टॉप। शी ऑल्सो takes the reference of Ferdinand de Saussure. She also takes the reference of Ferdinand de Saussure, Saussure, Ferdinand de Saussure's signifier and signified. She also takes reference of Ferdinand de Saussure's signifier and signified. बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो ससूर ने दिए। और लैंग एंड पैरोल, कम से कम 10 बार पूछ लिया है क्वेश्चन, लेक्चर रियलिटी सभी लेवल पे। सिग्निफायर, सिग्निफाइड, लैंग, पैरोल किसने दिए? स्विस लिंग्विस्ट है फर्डिनेंड डे ससूर, फादर ऑफ लिंग्विस्टिक्स माने जाते हैं, साइंटिफिक लिंग्विस्टिक्स के फादर माने जाते हैं। इनका जो अप्रोच है वो सिंक्रोनिक अप्रोच है। टेक्निकल वर्ड्स दे रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चंस में पूछेंगे आपके। सिंक्रोनिक, देखते हैं किसको पता है क्लास में, जहां पर पूछूंगा वहां बताना है। सिंक्रोनिक का मतलब नहीं, सिंक्रोनिक और डायक्रॉनिक। सिंक्रोनिक इज स्टडी ऑफ लैंग्वेज एट एनी वन पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, हाँ, स्टडी ऑफ लैंग्वेज एट वन पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ध्यान से समझ लो उसको जल्दी से। स्टडी ऑफ लैंग्वेज, ये पूछ लेगा लेक्चरर लेवल में ना। स्टडी ऑफ लैंग्वेज एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ना भाई, इसको आप कंपेयर करेंगे डायक्रॉनिक से ना। हाँ, डायक्रॉनिक में क्या है? हिस्टोरिकल स्टडी होगी। डायक्रॉनिक में क्या होगा? वर्ड्स के ओरिजिन्स, कैसे लैंग्वेज डेवलप हुई। तो वो ना हो करके जब लैंग्वेज को हेयर एंड नाउ, अभी कैसी लैंग्वेज अपने मीनिंग्स दे रही है, जब वो किया जाए तो वो क्या कहलाता है? सिंक्रोनिक। सिंक्रोनिक एकदम मॉडर्न तरीका है लैंग्वेज को पढ़ने का। हम इसमें वरीड नहीं है कि लैंग्वेज में वर्ड्स कैसे आए, ओरिजिन कैसे हुआ। हम इसमें वरीड है कि लैंग्वेज अपने मीनिंग्स को कैसे अभी दे रही है, अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दे रही है, वन पॉइंट ऑफ टाइम। तो इसीलिए फेमसली ससूर ने क्या कहा कि लैंग्वेज में मीनिंग्स आर्बिट्ररी हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल हैं और रिलेशनल है। ARC, अगर फॉर्मूला याद हो, रिवीजन करा रहा हूं, ARC। उसने क्या बोला? लैंग्वेज में मीनिंग्स है वो आर्बिट्ररी है, मैनमेड है, हमने बनाए हैं। रिलेशनल है, वही इंटरटेक्सुअलिटी आ गई, रिलेशनल एक दूसरे से जुड़े हैं। और कॉन्स्टिट्यूशनल है, मानव निर्मित है। ARC, आर्बिट्ररी, रिलेशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल, ये 3 वर्ड्स उन्होंने दिए। और ये किसके अंदर आएंगे? सिंक्रोनिक के अंदर। बहुत जबरदस्त नोट्स बन रहे हैं, कहीं से क्वेश्चन मिस नहीं होगा इसमें। आप वर्ड्स को चाहो तो फिर से लिख लो, आपको पता है तो छोड़ सकते हो। ठीक है, आर्बिट्ररी, रिलेशनल और कॉन्स्टिट्यूशनल, ये ससूर ने दिया। ठीक, तो लैंग और पैरोल में एक चीज देखना है यहाँ पर। लैंग क्या है? लैंग्वेज का सिस्टम है। और पैरोल क्या है? ध्यान से देखना, अटरेंस है। अटरेंस है या एक्ट ऑफ स्पीकिंग है, एक्ट ऑफ स्पीकिंग, इंडिविजुअल एक्ट ऑफ स्पीकिंग है पैरोल। और लैंग है लैंग्वेज। अब इंटरटेक्सुअलिटी से जोड़ देता हूं। इंटरटेक्सुअलिटी में बार बार क्या बात हो रही है? देखो, इंटरटेक्सुअलिटी में वो कह रही है जूलिया क्रिस्टीवा कि कोई भी चीज, भले ही आप एक्शन तो आपका इंडिविजुअल होगा, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ ये मेरा एक्शन है, मगर वो ये बोल रही है कि जो इसके अर्थ हैं, ध्यान से समझना, जो मैं बोल रहा हूँ उसके जो अर्थ हैं वो हमेशा सोशल होंगे, वो हमेशा कंटेक्सुअल होंगे, वो हमेशा कहीं ना कहीं पहले से जुड़े होंगे। कहने का मतलब कि जो ये बात थी, इसको ड्रॉ नहीं करना है, समझना है। ये थोड़ा सा यहाँ पर लेक्चर डिफिकल्ट बन जाएगा, लेकिन आपको समझना होगा। अगर नहीं आया तो बाद में समझा दूंगा। थोड़ा अटेंशन चाहूंगा मैं पूरी क्लास का। मान लीजिए ये ऑथर है, पहले से ये माना जाता था कि ऑथर जो लिख रहा है वही टेक्स्ट में वो रीडर को समझा रहा है।
यानी कि इसको मैं शॉर्ट में कहता था, हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं ऑथोरियल इंटेंशन, लेखकीय इरादा। लेखक एक उद्देश्य से लिख रहा है ये माना जाता था। भाई वर्ड्सवर्थ है, एक उद्देश्य है उसका लिखने का, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से प्रभावित है वो, प्रकृति से प्रेरक है, कोई भी चीज हो सकती है। तो जब ये ऐसी बातें होती थी तो हम ये मानते थे कि जो टेक्स्ट है रीडर भी बिल्कुल वैसे ही समझे जैसा ऑथर ने इंटेंशनली लिखा है। लेकिन जितनी भी मॉडर्न थियरीज हैं, जिसमें कि जूलिया क्रिस्टीवा की आज की थियरी भी पढ़ रहे हैं हम, वो इसको खारिज कर देती है ऑथोरियल इंटेंशन को। वो कहती है कि टेक्स्ट अपने आप में कभी भी, ध्यान से समझ लेना, फाइनल मीनिंग नहीं लेता है। टेक्स्ट अपने आप में कभी भी फाइनल मीनिंग नहीं लेता है। टेक्स्ट का मीनिंग हमेशा रीडर भी बनाता है, उतना ही बनाता है जितना राइटर बनाता है, उतना ही जो है रीडर भी बनाता है टेक्स्ट के मीनिंग को। और इसीलिए इसके मीनिंग हमेशा चेंज होते रहेंगे अकॉर्डिंग टू द एक्सपीरियंसेस ऑफ द रीडर। ये अपने मीनिंग बदलता रहेगा, टेक्स्ट अपने मीनिंग, बस टेक्स्ट वही रहेगा बट उसके मीनिंग्स बदलते रहेंगे। इसीलिए वो क्या कहती है कि कोई भी टेक्स्ट, ये जो टेक्स्ट इसने लिखा इस ऑथर ने, ये किसी और टेक्स्ट को रेफर करेगा, फिर ये किसी और टेक्स्ट को रेफर करेगा, और इस तरीके से वो एक बहुत फेमस डेफिनेशन देती है जो मैं अब लिखाने वाला हूँ, जिसमें वो कहती है एनी टेक्स्ट इज अ कनेक्शन ऑफ द टिश्यूज ऑफ अदर टेक्स्ट। कोई भी टेक्स्ट जो है दूसरे टेक्स्ट के टिश्यूज यानी कि उसके पार्ट से बना है। तो कोई भी टेक्स्ट ये दावा नहीं कर सकता कि ये जो है वर्ड्सवर्थ ने ही लिखा, वर्ड्सवर्थ दावा नहीं कर सकता, वो ये कह रही है। क्योंकि जहां पर वर्ड्सवर्थ कहता है कि मैंने लिखा है, वहां पर उसने भी तो, वर्ड्सवर्थ ने भी तो कहीं और से अपनी प्रेरणा लिए होंगे, किसी और टेक्स्ट से, ठीक है, और उसके भी अपने एक्सपीरियंस होंगे। तो फिर जहां से उसने प्रेरणा ली होगी, अब इसको भी किसी और थर्ड पर्सन ने लिखा होगा, इस भाई ने कहीं और से ली होगी। तो इस तरीके से ये एंडलेस वर्ल्ड ऑफ इंटरटेक्चुअलिटी है। और इसीलिए कभी भी हम ये दावा नहीं कर सकते कि जो ऑथर लिख रहा है एग्जैक्टली वो लिख पा रहा है अपनी बात को। और क्योंकि रीडर भी बहुत डायनेमिक है और रीडर की अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, यहीं पर फिर मैं रोना बार्थ को ले आता हूं, जिसने कहा डेथ ऑफ द ऑथर। उसने कहा भैया मैं तो इतनी बड़ी बात कहता हूँ, रोला बार्थ ने कहा कि मैं तो कहता हूँ कि ये इसकी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। उसने कहा डेथ ऑफ द ऑथर मान लो, क्योंकि मीनिंग तो हमेशा रीडर ही दे रहा है, ऑथर कुछ भी लिखता रहे, उसको अल्टीमेटली लाइफ तो रीडर दे रहा है। तो इसीलिए इसने कहा डेथ ऑफ द ऑथर। तो ये जो रोला बार्थ हैं, जूलिया क्रिस्टीवा हैं, ये सारे एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंच ग्रुप से आते हैं जिसका नाम है, अभी मैं उस पर भी आ जाता हूँ, टेल क्वेल ग्रुप। चलो यहीं से लिखो, अब इसको तो रहने देते हैं, ये सीधा हेडिंग डाल दो, TELQUEL, टेल क्वेल ग्रुप। बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है, ये रिसर्च करके लाया हूं, यहां से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो टेल क्वेल ग्रुप क्या है, नोट करेंगे। सो इट इज अ रिवॉल्यूशनरी ग्रुप ऑफ, इट इज अ मैगजीन, इट इज अ रिवॉल्यूशनरी पोस्ट मॉडर्निज्म मैगजीन, लिखें, इट इज अ रिवॉल्यूशनरी, क्रांतिकारी, इट इज अ रिवॉल्यूशनरी पोस्ट मॉडर्निस्टिक मैगजीन, it is a revolutionary post-modernistic magazine founded in 1958, founded in 1958 by, founded in 1958 by, इनके नेम थोड़ा हाईलाइट करके लिख देना, फिलिप सोरेल, फिलिप स्पेलिंग देख लेना है ना, फिलिपे, PHILIPPE, फिलिपे सोरेल्स, SORRELS, फिलिपे सोरेल्स एंड JE हेलियर, JE हेलियर, HALLIER, इन दोनों ने मिलकर 1958 में इस मैगजीन की नींव रखी। टेल क्वेल ग्रुप, सारे थिंकर्स यहीं से निकल रहे हैं, रोला बार्थ उठा लो आप, जूलिया क्रिस्टीवा उठा लो, ठीक है, तो ये जेरार्ड जेनेट उठा लो, ठीक है, अम्बर्टो एको, चार नाम तो मैं लिख ही देता हूँ, यहाँ से लिख देंगे इसके फेमस मेंबर्स कौन से थे, आपके लेक्चर में बनेगा कौन सा मेंबर नहीं है इसमें से, तो मैं जो है वो लिखा दे रहा हूँ। पहले तो जूलिया क्रिस्टीवा ही थी इसकी सबसे फेमस मेंबर, जूलिया क्रिस्टीवा। उसके अलावा रोला बार्थ, डेथ ऑफ द ऑथर वाले, रोला बार्थ, रोला बार्थ नेट वालों के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसमें आ जाते हैं आपका अम्बर्टो एको। अम्बर्टो एको ने कुछ रोज करके एक डिटेक्टिव, द नेम ऑफ द रोज, हाँ,
इटालियन इटालियन बता रहा हूँ अम्बर्टो एको के बारे में। इटालियन वो है, ये डिटेक्टिव राइटर है और क्रिटिक भी है, अम्बर्टो एको। द नेम ऑफ द रोज लिखा है इन्होंने, मास्टरपीस माना जाता है अम्बर्टो एको का। इटालियन क्रिटिक एंड अ नॉवलिस्ट अम्बर्टो एको, इनसे क्वेश्चंस बनते ही हैं नेट में। और चौथा मैंने अभी ये क्या बताया, जेरार्ड जेनेट। देखते हैं जिनने थोड़ा बहुत नेट पढ़ा है, जेरार्ड जेनेट कौन सी थियरी से आते हैं। पीटर बैरी में बहुत जिक्र है इनका, नैरेटोलॉजी। जेरार्ड जेनेट नैरेटोलॉजी में 6 पार्ट्स ऑफ नैरेटोलॉजी इनके बहुत फेमस हैं। ठीक है, आज ही जाके गूगल करके इनके लिख लेना। ठीक है, नैरेटोलॉजी 6 पार्ट्स ऑफ नैरेटोलॉजी, रेफरेंस पीटर बैरी। पीटर बैरी की बुक का रेफरेंस देके बता रहा हूँ, जेरार्ड जेनेट का। एक आध वर्ड में बता देता हूँ, जैसे डिजिसिस, मिमेसिस, ये इनके भी टर्म्स हैं। एक तो मिमेसिस एरिस्टोटल ने भी दिया, एक इन्होंने भी दिया है, डाइजेटिक। ठीक है, ऐसे करके डाइजेटिक नरेशन, ऐसे करके नरेशन के बहुत सारे पार्ट्स दिए हैं जेरार्ड जेनेट। तो ठीक है, तो ये चारों मेंबर्स बहुत फेमस हैं। इसके अलावा और भी हैं, ये दोनों तो हैं ही, फिलिपिस ओरेल और जे ई हेलियर। ठीक है, तो अम्बर्टो एको ये सारे हो गए। तो अब आप इसमें लिख लेते हैं, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है हमें। अब हम लिखते हैं, नेक्स्ट हेडिंग डाल लेते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरटेक्सुअलिटी। इंटरटेक्सुअलिटी के डिफरेंट टाइप्स क्या क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लिख देते हैं एक कोटेशन, जो मैंने अभी बोल रहा था आपको वही लिख लीजिए। इट इज अ टिश्यू, एक कोटेशन लिखिए इनवर्टेड कॉमा के अंदर, इंटरटेक्सुअलिटी इज अ टिश्यू ऑफ other texts. Intertextuality is a tissue of other texts a site of a site site a site of an intersection of numberless other texts, a site of an intersection, a site of an intersection of numberless other texts which exist only through which exist only through its relation to which exist only through its relation to other texts, which exist only its relation to other texts. ठीक है, अब यहां पर देखते हैं, सारे बच्चे ध्यान देना। रोला बार्थ ने एक डेफिनेशन दी है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। उन्होंने वर्क और टेक्स्ट को डिफाइन किया है, देख लेना। यहाँ पर छोटा सा एक लाइन का डेफिनेशन है बस। किसने दी है? रोला बार्थ ने। ये टॉपिक पे पूछा जा सकता है। उन्होंने कहा वर्क क्या है? वर्क इज एनीथिंग दैट इज डिस्प्लेड, जिसका प्रदर्शन किया जाएगा वो क्या है? डिस्प्लेड मतलब जो दिखाया जाएगा। और टेक्स्ट क्या है? एनीथिंग विच इज डिमॉन्स्ट्रेटेड। बस ये दो कीवर्ड्स लिख लेना, क्योंकि हम इंटरटेक्सुअलिटी में टेक्स्ट वर्ड को बार बार ले रहे ना, तो टेक्स्ट को डिफाइन कर रहा हूं। टेक्स्ट का एक्चुअल मीनिंग क्या है? एनी लिटरेरी वर्क विच इज डिमॉन्स्ट्रेटेड। और वर्क का मतलब क्या है? एनी वर्क विच इज डिस्प्लेड। अब डिस्प्ले और डिमॉन्स्ट्रेशन में कौन मुझे टेक्निकली फर्क बता रहा है? हाँ, एक्सप्लेन कह सकते हैं। मेन इन दोनों में पॉलिटिकल कौन सा है? विल्ड कौन सा है? इंटेंशनल कौन सा है? डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन में पॉलिटिकल है, वो आपका उद्देश्य है कुछ ना कुछ दिखाने का। और डिस्प्ले तो आप जो भी चीज है आप खाली शो कर रहे हैं। बट डिमॉन्स्ट्रेशन में आप एक वेल डिफाइंड इंटेंशन के थ्रू उसको दिखा रहे हैं। तो पूरी क्लास ध्यान से समझ लेगी। इंटरटेक्सुअलिटी में उसने जूलिया क्रिस्टीवा ने इसको इंटरवर्क क्यों नहीं कहा, इंटरटेक्सुअलिटी क्यों कहा?
क्योंकि टेक्स्ट और वर्क में वो डिफरेंस करती है, वही डिफरेंस जो रोला बार्थ ने किया। अकॉर्डिंग टू रोला बार्थ, वर्क कोई भी नॉर्मल चीज है और टेक्स्ट जिसके पीछे एक पॉलिटिकल एजेंडा है। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब पॉलिटिकल एजेंडा है, कहीं ना कहीं उद्देश्य है आपका। आप तब प्रदर्शित डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं जब आप कहते हैं ना कि डेमो दे रहे। डेमो मीन्स देयर इज अ इंटेंशन, मेन वर्ड है इंटेंशन, विल। आपकी पीछे से इच्छा शक्ति कार्य करेगी। डिस्प्ले में तो जो चीज है बाहर से वो दिख रही है, समझ में आ गया। तो वर्क इज एनी लिटरेरी वर्क, टेक्स्ट इज इफ इट हैज अ पॉलिटिकल एजेंडा। और अगर पॉलिटिकल एजेंडा है तो पूरी क्लास मेरे साथ रहेगी। यहाँ पर एक बड़ा पॉइंट खोल दे रहा हूं, तो थियरी काम करेगी, क्योंकि थियरी का उद्देश्य क्या है? थियरी इज पॉलिटिकल इन नेचर। क्रिटिसिज्म और थियरी के पहले लेक्चर में बताता हूं मैं नेट में कि क्रिटिसिज्म क्या है, टेक्स्ट बेस्ड, सॉरी, जिसे हम कह सकते हैं लिटरेरी वर्क बेस्ड अप्रोच है, और जो थियरी है वो टेक्स्ट बेस्ड अप्रोच है या पॉलिटिकल इन नेचर है। यानी कि थियरी में हम हमेशा मानेंगे कि एक सेक्शन मार्जिनलाइज्ड है और एक सेक्शन पावर में है, और हमारा एक उद्देश्य होगा, अगर हम फेमिनिस्ट हैं तो हमारा उद्देश्य होगा फीमेल्स के राइट्स को देना, अगर एलजीबीटी हैं तो हमारा उद्देश्य होगा एलजीबीटी के राइट्स को आगे बढ़ाना। तो इसमें हमेशा दो चीजों के बीच में फाइट होगी, मार्जिनलाइज्ड और पावरफुल। ठीक है, एक ग्रुप हमेशा मार्जिनलाइज्ड होगा और एक पावरफुल। खासकर पोस्ट कॉलोनिज्म में हम देखें, कॉलोनाइजर और कॉलोनाइज्ड, एक रूल करने वाला, एक जिस पर रूल हो रहा है। तो रोला बार्थ यही तो कहता है कि टेक्स्ट जो है, जिन लोगों के पास पावर है उन्होंने अपने हिसाब से मैनिपुलेट किया है, उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन दिया है, तो अभी जो सत्ता में है वो दिखा रहा है कि सारी चीजें तो मैंने करी। तो कहीं ना कहीं यही चीज इंपॉर्टेंट है, टेक्स्ट और वर्क के बीच में डिफरेंस। क्लियर हो गया? पॉलिटिकली मोटिवेटेड होगा, पॉलिटिकल एजेंडा होगा टेक्स्ट का। तो यहां तक क्लियर, इंटर टेक्स्ट क्लियर। और अब मैं आता हूं डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरटेक्सुअलिटी में, बड़े इंटरेस्टिंग सा छोटा सा 5 मिनट का टॉपिक है। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरटेक्सुअलिटी में सारे बच्चे बस एक एक लाइन लिख देंगे। एक है एल्यूजन, मैं दोनों के बीच में डिफरेंस देते हुए बता रहा हूं आज। एक है रेफरेंस। ठीक है, एल्यूजन और रेफरेंस, ये दोनों वर्ड्स मैंने पहले भी बताए हैं। ठीक है, पूरी क्लास मेरे साथ ट्राई कर रहे हैं कोई। एल्यूजन क्या होता है? एल्यूजन भी वही होता है, हाँ, रेफरेंस ऑफ अदर टेक्स्ट, बट और रेफरेंस का मतलब भी किसी से रेफरेंस लेना। हाँ, डायरेक्ट है। कौन सा डायरेक्ट है, कौन सा इनडायरेक्ट है? एल्यूजन, वेरी गुड। एल्यूजन क्या है? इनडायरेक्ट रेफरेंस है, बहुत ही बढ़िया। एल्यूजन इनडायरेक्ट रेफरेंस है, और रेफरेंस का तो नाम ही क्लियर है, इसमें हम डायरेक्टली बोरो कर रहे हैं। डायरेक्ट बोरोइंग है। डायरेक्ट बोरोइंग का मतलब समझ रहे हैं सब, कि मतलब हम एक्नॉलेज कर रहे हैं, एक्नॉलेज कर रहे हैं। यहाँ पर हम एक्नॉलेज कर रहे हैं, हम स्वीकार कर रहे हैं कि भैया ये लाइन मैंने यहाँ से ली है, सीधा कोटेशन और उसके सोर्स के साथ। जब हम कोटेशन को उसके सोर्स के साथ बताएं, ये जरूर लिख देना, तब वो रेफरेंस है। और जब हम एल्यूजन में सोर्स ना दें, सीधा टेक्स्ट को बोरो कर दें, तो वो क्या है? विदाउट सोर्स हो जाएगा। अब ध्यान देना है, लेकिन यहाँ पर ध्यान देना, विदाउट सोर्स हो जाएगा तो प्लेजरिज्म भी हो सकता है भाई, क्योंकि प्लेजरिज्म मतलब लिटरेरी थेफ्ट, साहित्यिक चोरी, और यहाँ पर हम सोर्स नहीं बता रहे हैं, इनडायरेक्ट तो ले ही रहे हैं। तो कैसे एल्यूजन प्लेजरिज्म को अवॉइड करता है? नहीं, वर्ड्स हमने मान लिया कि एज इट इज ले लिए। देखो, उसमें जैसे टीएस एलियट ने वेस्टलैंड में किया, उन्होंने सोर्स वहां मेंशन नहीं किया, फुटनोट्स अलग से दिए। तो जब हम फुटनोट्स दे देते हैं अलग से, रेफरेंस में तो हम वहीं पर ही उसके साथ साथ ही इन टेक्स्ट साइटेशन कहते हैं इसको। इन टेक्स्ट साइटेशन मतलब टेक्स्ट के अंदर साइट कर देना। साइट मतलब ये वाला देना, साइट मीन्स CITE वाला साइट भी होता है ना। और यहाँ पर क्या है, जब हम फुटनोट्स, नोट कर लेना, फुटनोट्स के थ्रू, और इसी को एक और, ये सारे ढूंढ ढूंढ के आज की क्लास में पूरा मैं जितना मैंने पढ़ा है वो सब निचोड़ रहा हूं मैं। मार्जिनेलिया भी कहते हैं, क्वेश्चन आएगा ये। मार्जिनेलिया, जो पेज के मार्जिन में लिखे जाते हैं नोट्स, उनको मार्जिनेलिया भी कहते हैं और फुटनोट्स भी कहते हैं। तो एल्यूजन में बेसिकली आपके फुटनोट्स होते हैं, डायरेक्ट रेफरेंसिंग नहीं होती है, डायरेक्ट सोर्स का नाम नहीं लिखते आप, पेज के नीचे लिख देते हैं। फुटनोट मींस पेज के नीचे लिख देंगे आप, या फिर पेज जो है आपका ओरिजिनल जैसे टेक्स्ट है, इसके यहाँ पर मार्जिन में आपने लिख दिया, तो वो भी क्या कहलाता है? मार्जिनेलिया। हाँ हाँ, वो भी फुटनोट्स ही होता है। जी जी, एग्जैक्टली, उसके ऊपर छोटे फॉन्ट में लिखा होता है।
ठीक है। तो हालांकि मार्जिन एरिया हमारे हैंड रिटन नोट्स में होगा, जो कि मार्जिन्स में हम लोग जनरली लिख देते हैं, तो कई राइटर्स का वो मार्जिन एरिया भी छपता है ना। तो हमने कहा इनडायरेक्ट रेफरेंस हो गया एल्यूजन, और इसी को मैं एक और डेफिनेशन से कहता हूं, सारे बच्चे नोट कर लेंगे, पासिंग रेफरेंस। क्या कहते हैं बेटा? पासिंग, गुजरता हुआ रेफरेंस। कई बार हम ऐसा रेफरेंस देते हैं कि आपको लगेगा नहीं कि हमने कॉपी किया, यहीं पर ही अब ये ग्रे एरिया हो जाता है। ग्रे एरिया समझ रहे हैं? विवादित मुद्दा। राइटर कहेगा कि नहीं भैया मैंने तो लिया ही नहीं, मैंने तो रेफरेंस लिया ही नहीं। जो रीडर है या और जो उसके क्रिटिक हैं वो कह देंगे नहीं नहीं भैया ये तो साफ साफ रेफरेंस लिया है तुमने। तो अब यहाँ पर ग्रे एरिया है। कई बार राइटर्स जो है चालाकी कर देते हैं, छुपा देते हैं। कई बार राइटर्स को पता नहीं होता है, उनको उसी चीज को किसी और ने लिख दिया होता है, ये भी हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है दूसरा हमारा, पास्टिच और पैरोडी के बीच में डिफरेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड आ गया, पास्टिच। ये सब एक्चुअली इंटरटेक्सुअलिटी दिया ही तुम लोगों को इसलिए है क्योंकि वो पास्टिच और पैरोडी से पूछ लेगा क्वेश्चन, और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, तो पास्टिच, PASTICHE, और ये है पैरोडी। तो अब देखते हैं पास्टिच। पहले तो ये कौन सी थियरी का टर्म है? ये पोस्ट मॉडर्निज्म का टर्म है, पोस्ट मॉडर्निज्म का टर्म है। और पास्टिच क्या होता है? हम कहते हैं कि जब बहुत सारे पीसेस या पिक्चर्स अलग अलग उनको एक साथ एक जगह कर देते हैं, उसको पास्टिच कहते हैं। जैसे फोटोज में नहीं कहते हम कोलाज, कोलाज, कोलाज इज अ पास्टिच। कोलाज की स्पेलिंग COLLAGE। ठीक है, अच्छा बता सकते हो जो कोलाज हम लोग आजकल बनाते हैं, फोटोज डीपी में लगाते हैं, वो जो कोलाज का ट्रेडिशन है वो कहाँ से आया? अगर देखोगे तो वो पोस्ट मॉडर्निज्म से ही आया है। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म। नाउ कोलाज कैसे है पोस्ट मॉडर्निज्म? पहले तो कोलाज क्या है तो क्लियर ही है सबको। इट्स अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट इमेजेस पुट टुगेदर इन वन इमेज। एक इमेज में बहुत सारी इमेजेस जब एक साथ हम मिक्स कर देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? कोलाज। तो देखो पोस्ट मॉडर्निज्म ऐसे है कि पोस्ट मॉडर्निज्म, ध्यान से सुनना, पोस्ट मॉडर्निज्म कोई भी वो चीज, ध्यान से सुन लेना, कोई भी वो चीज जो ये दावा करती है कि भाई उसको, जो ये दावा करती है कि उसमें जो है वर्ल्ड का एब्सोल्यूट ट्रूथ है, उसको खारिज करती है, उसको खारिज करती है। पोस्ट मॉडर्निज्म चैलेंजेस द एब्सोल्यूट ट्रूथ्स ऑफ द वर्ल्ड। जैसे मान लो रिलीजियस टेक्स्ट है, बाइबल है, गीता है, कुरान है, ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब है, इसमें क्या दावा किया जा गया है कि वर्ल्ड के एब्सोल्यूट ट्रूथ्स हैं। ठीक है, तो पोस्ट मॉडर्निज्म उसको सिरे से खारिज कर देता है, बस इतना करता है। तो पोस्ट मॉडर्निज्म चैलेंजेस एंड रिजेक्ट्स द एब्सोल्यूट ट्रूथ्स। एब्सोल्यूट ट्रूथ्स जो लाइफ के हैं उनको चैलेंज करता है और रिजेक्ट कर देता है। अब जब वो उसको चैलेंज और रिजेक्ट कर देगा तो फिर वो करेगा क्या? भाई तुमने ये तो कह दिया कि जीवन में कुछ सत्य नहीं है, सारी चीजें भ्रामक है, सब चीज मिथ्या है। ठीक है, जैसे मैंने कहा था कि एक बड़ी फेमस लाइन है हिंदी में बताई थी, जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य। हिंदी में कहा गया है जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य। जगत माया है और ब्रह्म यानी कि जो तुमने महसूस किया, जैसे बुद्ध ने किया। आज महावीर का भी दिन है तो महावीर जी को भी याद करते हैं हम दिल से, है ना? तो उन्होंने भी किया, वो ग्रेट सेंट महावीर, तो महावीर जयंती है आज। तो मैंने कहा जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य। अब एक लाइन में पूरी जीवन की फिलॉसफी, जो जो वर्ल्ड है वो पूरी की पूरी क्या है? मिथ्या है, माया है। और ब्रह्म सत्य यानी कि जो आप रियलाइज कर रहे हैं वही आपका एब्सोल्यूट ट्रूथ है। तो अब भैया पोस्ट मॉडर्निज्म तो हर ही चीज को मिथ्या कह दे रहा है। तो पोस्ट मॉडर्निज्म फिर इसलिए कहता है, एक तो मैंने बताई डेफिनेशन की, इट चैलेंजेस एंड रिजेक्ट्स एब्सोल्यूट ट्रूथ्स। दूसरा क्या कहता है? इट एंजॉयज द फ्रेगमेंटेशन। पोस्ट मॉडर्निज्म क्या करता है? जो ऐसा हमारा जीवन है जो टुकड़ों में है, जो हिस्सों में है, जो पूर्ण नहीं है, उसको क्या करता है? एंजॉय, उसको सेलिब्रेट करता है। बस इसी को मैंने लिखवाया था, पीटर बैरी की लाइन कोट कर रहा हूं मैं, सेलिब्रेशन, इसको सेलिब्रेट कह दिया था उन्होंने, सेलिब्रेशन ऑफ फ्रेगमेंटेशन, सेलिब्रेशन ऑफ फ्रेगमेंटेशन। अब यही तो है फ्रेगमेंटेशन, कोलाज में जोड़ दो। कोलाज क्या है? फ्रेगमेंटेशन तो है, एक इमेज थोड़ी है, बहुत सारी इमेज को अलग अलग करके आपने एक साथ दिखा दिया, तो वही पैस्टिच है। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि पैस्टिच में हम फ्रेगमेंटेशन ऑफ इमेजेस क्यों करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि पोस्ट मॉडर्निज्म ये मानता है कि कोई एब्सोल्यूट ट्रूथ है ही नहीं। फिर दूसरा कंक्लूजन क्या होगा? जब कोई ट्रूथ ही नहीं है तो वो कहेगा कि जो भी चीजें हैं उनको एंजॉय करो। इसीलिए मैंने कहा था कि पोस्ट मॉडर्निज्म में हम लोग देखते हैं कि डिज्नी वर्ल्ड,
डिज्नी वर्ल्ड, या फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है डिज्नी वर्ल्ड का, पोस्ट मॉडर्निस्टिक एग्जाम्पल है ये। और इसीलिए हम कहते हैं आर्किटेक्चर में कि कोई भी जो है आप तरीके से फर्नीचर को नहीं रखते हैं। हम कहते हैं मिनिमलिज्म, फर्नीचर ही हटा दिया उन्होंने, मिनिमलिस्टिक स्टाइल, लेस इज मोर। बहुत ही फेमस लाइन है पोस्ट मॉडर्निज्म की, लेस इज मोर। लो भैया, अब क्या बोलेंगे हम, ठीक है, लेस इज मोर, जितना बोलूंगा मैं उतना ज्यादा, जो जितना कम बोलो उतना अच्छा कह रहा है, लेस इज मोर। ये पोस्ट मॉडर्निज्म का स्लोगन है बहुत फेमस। तो लेस इज मोर का मतलब क्या है स्टाइलिस्टिक्स में, मिनिमलिज्म। तो मैंने कहा था कि जैसे बड़े बड़े जो सोफास थे वो हट गए, अब हम छोटे छोटे देख रहे हैं जो बीन बैग्स आ रहे हैं, है ना, और जो है ऐसे फर्नीचर आ रहा है जहाँ एम्प्टी स्पेसेस को इनकरेज किया जा रहा है। एम्प्टी स्पेसेस एक अच्छा एक वो माना जा रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आर्किटेक्चर से आई हैं, और वो आर्किटेक्चर में पोस्ट मॉडर्निज्म, पोमो, शॉर्ट में हम पोमो कहते हैं ना। हमारे इंडिया में तो क्या है कि ए के रामानुजन ने लिखा है ना कि घर को हम भर देते हैं, और वो चीजें जो हम एक बार घर में आ गए वो बाहर कभी नहीं जाती हैं। उसने एक जगह लिखा है ना, स्मॉल स्केल रिफ्लेक्शंस ऑन अ लार्ज हाउस, बड़ी फेमस पोएम है ए के रामानुजन। तो वो कहता है कि एक बार जो हमने घर में ले आए इंडिया में, तो वो बाहर नहीं जाएगा कभी, वो घर में रह जाएगा, सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, लेकिन बाहर नहीं जाएगा। तो लेकिन पोस्ट मॉडर्निज्म बिल्कुल अलग है, वो कहता है कि हर चीज एम्प्टी रखो, घर में ज्यादा सामान नहीं, बिल्कुल हल्का स्पेस। और सबसे मेन पोस्ट मॉडर्निज्म कहता है कि सेलिब्रेट द फ्रेगमेंटेशन, because you cannot understand you cannot make the sense of the world, so let's enjoy the irrationality of the world, let's enjoy the, you can say, fragmentation। इसलिए मैंने आपको आर्ग्यू किया था कि इसलिए हम देखते हैं कि जो आज का मॉडर्न एरा है उसमें जो है हैरी पॉटर ज्यादा फेमस है, ठीक है, जितने भी माइथोलॉजिकल फिक्शन है वो फेमस है, ठीक है, जितने भी फैंटेसी, फैंटेसी वर्ड, अगर आपको एग्जैक्ट कहना है कि सर फैंटेसी फिक्शन कहाँ से निकला, तो वो पोस्ट मॉडर्निज्म से ही निकला है, इसीलिए सबसे ज्यादा चल रहा है। इवन एडल्ट्स में फैंटेसी लिटरेचर चल रहा है, क्योंकि दे हैव आल्सो रियलाइज द अंडर बता दें कि पैस्टिच, एक बार, ठीक है, पैस्टिच भी इमिटेशन है और पैरोडी भी इमिटेशन है, दोनों में फर्क क्या है? हाँ ठीक है, वेरी गुड। और इसका, यस यस, बिल्कुल, इसका मतलब बहुत बढ़िया, आप लोग थोड़ा सा होमवर्क भी करके लाएं। पैस्टिच और पैरोडी दोनों में इमिटेशन है। इसमें जब हम इमिटेशन करते हैं तो जिसका हम कर रहे हैं उसका हम सम्मान करेंगे, होमेज, वी आर पेइंग अ ट्रिब्यूट। और इसमें जब हम करेंगे तो हम उसको मॉक कर रहे हैं, सटायर। बस लिख लो अपनी लैंग्वेज में कि इट इज अ इमिटेशन, बट हाँ, मिसमैच इमिटेशन भी लिखा था मैंने, बट इमिटेशन इन द फॉर्म ऑफ मॉकरी। पैरोडी क्या है? इमिटेशन इन द फॉर्म ऑफ मॉकरी है। मॉकरी वर्ड अंडरलाइन होगा, हाईलाइट होगा, ठीक है। और पैस्टिच के बारे में लिखोगे, पैस्टिच इज एन इमिटेशन इन द फॉर्म ऑफ attribute, imitation in the form of attribute। ट्रिब्यूट या होमेज, कुछ भी कह लो आप, होमेज मतलब भी रिस्पेक्ट देना। तो पैस्टिच में जब हम इमिटेशन करेंगे तो हम जिसका इमिटेशन कर रहे हैं उसको एक ट्रिब्यूट दे रहे हैं, और यहाँ पर अगर हम इमिटेशन करेंगे तो हम जिसका इमिटेशन कर रहे हैं उसको हम क्या कर रहे हैं? मॉक कर रहे हैं। तो मेनली याद रखना है, लिटरेचर में हमेशा क्या है, बार बार आपका इरादा ही आपके साहित्य को जन्म देता है, आपके कहने का अंदाज ही आपको साहित्यिक बनाता है, ठीक है। अगर आपके कहने के अंदाज में या क्रोध आ गया तो हो जाएंगे, या आप एक इमेज आपकी एंग्री बनेगी, वही चीज जो अगर आप कह भी देंगे और क्या है वो आपका टच हो जाता है। बिल्कुल एग्जैक्टली मैं ये कहना चाहूंगा कि पैरोडी में आपने मजाक उड़ा दिया, उसका टोन आपका डिफाइन करता है लिटरेचर को, और यहाँ पर उसी टोन में आप नकल तो फिर भी कर रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? उसको होमेज दे रहे हैं, उसका इमिटेशन कर रहे हैं। इसको मैं एक और अंदाज में कह देता हूँ कि एक महान लेखक ने कहा है कि जब हमें कोई चीज खुद से करनी ना आए तो नकल करना सबसे बेस्ट है। नकल करना मतलब श्रेष्ठ लोगों की नकल करना,
क्योंकि तब हम उससे नकल करने से भी सीखते हैं। नकल हमने एक मन में डाल रखा है कि नकल करना बेकार है, ऐसा नहीं। इमिटेशन ऑफ ग्रेट पीपल ऑलवेज लीड यू टू समवेयर, बट इमिटेशन ऑफ अ पीपल पर्सन हु इज ऑलरेडी एट फॉल्ट, वहां से फिर आपका डाउन भी हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि गुरु को चुनना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और टैगोर ने लिखा है कि अगर आपको गुरु नहीं मिल पा रहा है तो आप एकला चलो रे, लेकिन अगर मिल गया तो एब्सोल्यूट सरेंडर, और आप बहुत लकी हैं। तो मैं भी इस बात को मानता हूं कि एब्सोल्यूट गुरु मिलना अगर आपको मिल जाता है लाइफ में, तो आपको फिर देखना ही नहीं है, बस उसको फॉलो कर देना है। और अगर नहीं मिल रहा है, आपको लग रहा है कि अभी भी कुछ प्रॉब्लम है सामने में, तो आप खुद से चलो। अपनी मिस्टेक्स ही आपकी सबसे बड़ी गुरु है। ये भी कहा गया है कि समय और आपकी गलतियां, ये आपकी दो सबसे बड़ी लाइफ की गुरु होती हैं, समय और गलतियां, क्योंकि समय ही तो बताता है। चलिए, तो ये पैस्टिश और पैरोडी क्लियर हो गया। अब लास्ट का टर्म लेकर आया था, एक ये टर्म है CALQUE, कैल्क, CALQUE। ये इसी के अंदर मतलब पैस्टिश, पैरोडी, एल्यूजन और रेफरेंस के बाद पांचवा टर्म है ये, इंटरटेक्सुअलिटी का पार्ट है कैल्क, CALQUE। इसका मतलब लिख लेते हैं, कुछ नहीं है, ये लोन वर्ड है, लोन ट्रांसलेशन। कुछ कुछ वर्ड्स जब दूसरी भाषा में लेते समय उसका कोई ट्रांसलेशन नहीं मिल पाता, तो जब हम उस वर्ड को एज इट इज किसी दूसरी लैंग्वेज में ले लेते हैं, तो उसको क्या कहते हैं हम, कैल्क। इट इज अ लोन ट्रांसलेशन। लोन ट्रांसलेशन मतलब सीधा बोरो कर दिया। अब देखो समोसा, अब समोसा अंग्रेज तो नहीं खाता भाई, ठीक है, हमारे कल्चर में मिलेगा आपको समोसा, ठीक है। चटनी, तो समोसा और चटनी आप कैसे ले लोगे इंग्लिश में, उसका इंग्लिश में कुछ बन ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसीलिए जब आप ऐसा, जब वर्ड्स को, दूसरी भाषा के वर्ड्स को सीधा सीधा ट्रांसलेशन कर लेते हैं या एज इट इज ले लेते हैं, तो उसको क्या कहते हैं हम, कैल्क, काल्क। और ये किसका टर्म है, लिंग्विस्टिक्स का टर्म है। लोन ट्रांसलेशन, लोन बोरोइंग कहते हैं हम इसको, ठीक है। चलो इसी बात पर बताओ, जो पकौड़ी होती है, पकौड़ी खाते हैं हम लोग, फ्रिटर्स, ये बता, पकौड़ी, ये पूछा इस तरीके के वर्ड्स, फ्रिटर्स, FRITTERS, पकौड़ी को कहते हैं, क्या कहते हैं, डिप। हाँ वो तो खैर अमेरिकन वर्ड है, बट एग्जैक्टली नहीं कहेंगे हम, ब्रिटिश इंग्लिश में नहीं मानेंगे उसको। हाँ हाँ, ये तो ठीक हो गया, अब हमें कुछ तो बनाना ही है, ठीक है। फ्रिटर्स लेकिन प्रॉपर वर्ड है पकौड़ियों के लिए अंग्रेजी में, ठीक है। चलिए भाई, चाय पकौड़ी का मौसम भी हो ही रहा है ना, ठीक है। तो खैर हम लोग टॉपिक पे रहते हैं, एक छोटा सा टॉपिक रह गया हमारा। तो मैंने बताया एल्यूजन, रेफरेंस, काल्क, पैस्टिज और पैरोडी। एक लास्ट में एक लाइन लिख लेते हैं, कंक्लूजन आ जाएगा, ठीक है। एक हेडिंग डालेंगे, कंक्लूजन। ये मैं इनके वर्ड्स को ही लेते हुए बता रहा हूं आपको, लिखेंगे, कोटेशन है, इंटरटेक्सुअलिटी इज, intertextuality is absorption and transformation of another text. Intertextuality is absorption, ABSORPTION, absorption and transformation of another text, quotation close। फिर उसके बाद आगे, it is a kind of new articulation, it is a kind of new articulation, inverted comma में आएगा, NEW, articulation, articulate means act of speaking, नोट कर लेना। it is a new articulation saying that a literary text is not an isolated phenomena, saying that a literary text is not an isolated phenomena, is not an isolated, literary text is not an isolated phenomena, full stop, रेफर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पर ये एक टर्म और दे दे रहा हूं मैं, इसके साथ कंक्लूड भी करूंगा लेक्चर।
रेफर्ड एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस। ठीक है, ये एक अमेरिकन क्रिटिक है, उन्होंने दिया है, एक बार गूगल कर लेना, एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस। ठीक है, बहुत ही फेमस अमेरिकन क्रिटिक ने दिया है। इसको समझेंगे फिर कंक्लूड कर दूंगा इस लेक्चर को। हैरोल्ड ब्लूम, हाँ, हैरोल्ड ब्लूम ने दिया है, नोट कर लेंगे। एक टर्म किसने दिया है? हैरोल्ड ब्लूम ने दिया है। हैरोल्ड ब्लूम ने इंटरटेक्सुअलिटी को लेकर अपनी एक थियरी दे दी। हाँ, हैरोल्ड ब्लूम की बुक है एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस, और एक मिसरीडिंग्स करके भी इनका नोट कर लेना, मिसरीडिंग्स, मैप्स ऑफ मिसरीडिंग्स। दो वर्क्स आएंगे इनके, लेक्चरर लेवल पे भी पूछ लेगा, मैप्स ऑफ मिसरीडिंग्स, ठीक है, और एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस। एक बड़ी दिलचस्प आर्ग्यूमेंट करते हैं इसमें हैरोल्ड ब्लूम। हैरोल्ड ब्लूम ये कहते हैं कि, ठीक है, मुझे एक शेर याद आ गया, मैं बोल ही देता हूं। ठीक है, तो दिलचस्प से याद आया। ठीक है, तो एक शेर है सभी भाई बहनों को साथ लेते हुए क्लास में। ठीक है, ना मिल रहे हो ना खो रहे हो तुम, ना मिल रहे हो ना खो रहे हो तुम, दिन पर दिन दिलचस्प। ठीक है, ठीक, तो ये कुछ कुछ एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस की तरह ही है ना। तो अब एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस में है क्या, देखो अब समझ लो इसको। एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस में क्या है, देखो ये कहते हैं कि जैसे ये एक राइटर है, अब ये एक टेक्स्ट लिख रहा है, इसको समझ गए तो दिलचस्प हो जाएगा मामला, है ना। ये टेक्स्ट है, ये राइटर लिख रहा है। अब ये जब लिखता है भाई, इस बुक को जब ये लिख रहा है, तो ये इस उद्देश्य, इस पर्पस, इस इंटेंशन के साथ लिखता है कि ये कुछ ओरिजिनल कर रहा है। और अभी मैंने बताया था कि इंटरटेक्सुअलिटी बार बार ये दावा करता है कि ओरिजिनल कुछ है ही नहीं। तो ये जितना ये सोच के लिखता है कि ये ओरिजिनल लिख रहा है, उतना ही ये किसी और राइटर के इन्फ्लुएंस से बचने की कोशिश करता है, क्योंकि ओरिजिनल लिखने का इसके एक मन में है ना, तो उतना ही ये इससे बचने की कोशिश। एंजाइटी मतलब चिंता है इसको, इन्फ्लुएंस मतलब कि इस पर किसी दूसरे का प्रभाव ना आए। तो जितनी ये कोशिश करता है कि ये इस राइटर के इन्फ्लुएंस में, इस राइटर के इन्फ्लुएंस में ना आए, उतना ही उनके इन्फ्लुएंस में आ जाता है आयरॉनिकली, और उतना ही ये जो पहले लिखा गया था लिटरेचर, उसी को रिपीट कर देता है, उसी को कहीं ना कहीं फिर से कह देता है। समझ में आए? तो इट्स इज एन आयरनी that the more the writer tries to be original, the more he is trapped into this anxiety of influence, and hence no work in literature is original or creative. clear? तो ये था आज का लेक्चर। थैंक यू।